गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। माय नेम इज प्रियंका। आज है 9 जनवरी। इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द डे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलिए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक का। सबसे पहले टॉपिक में मेंशन है मैन्युफैक्चर्ड सैंड या फिर एम सैंड के बारे में। ये पर्टिकुलर टॉपिक रेलिवेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। सो पहले देखते हैं कि ये टॉपिक न्यूज में क्यों था। तो अभी हाल में ही कोल इंडिया लिमिटेड ने एक फैसिलिटी सेटअप की है वेस्ट बंगाल में, जहां पे जो मैन्युफैक्चर्ड सैंड है उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए कि क्यों ये फैसिलिटी सेटअप की गई है, दो मेन ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू एड्रेस द इशू ऑफ ओवर माइनिंग ऑफ सैंड। सैंड एक जियोलॉजिकल नेचुरल रिसोर्स है जो यूजली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए बहुत ही ज्यादा एक प्राइम सोर्स है, बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है। मैन्युफैक्चर जो सैंड होती है ये आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है, जिसमें लार्ज जो स्टोन्स हैं, ग्रेनाइट एक्सेट्रा, उनको क्रश किया जाता है और उनको फिर फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। मैन्युफैक्चर जो सैंड होती है उनकी फिजिकल और जो मिनरल प्रॉपर्टीज होती हैं वो नेचुरल सैंड से डिफरेंट होती हैं। अगर बात किया जाए कि क्यों जरूरी है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एम सैंड, तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस आता है कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही हैं जिसके कारण सैंड की रिक्वायरमेंट जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती जा रही है, जिससे इलीगल माइनिंग हो रही है, ओवर माइनिंग हो रही है, जिससे फर्दर जो इन्वायरमेंट है, वो जो इकोलॉजी है वो थ्रेटेंड हो रही है। सो उन प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एम सैंड एक अल्टरनेटिव, एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव सोर्स होगा सैंड की जगह पे। अगर दूसरी बात किया जाए तो जो सैंड है वो रिवर बेड जो है उनसे ड्रेजिंग करके निकाला जाता है, जिससे जो मरीन इन्वायरमेंट है वो भी थ्रेटेंड होता है। सो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा जब हम एम सैंड यूज करेंगे। कोल इंडिया जो लिमिटेड है वो एक ग्रीन माइनिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए मैन्युफैक्चर्ड सैंड को प्रोड्यूस करना एक बहुत ही ज्यादा वायबल सॉल्यूशन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेंशन है जनरेटिव एआई या फिर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ये टॉपिक रेलिवेंट है प्रीलिम्स के लिए। अभी हाल में ही आपने न्यूज में देखा होगा चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी जो है ये एक तरीके का जनरेटिव एआई का एग्जाम्पल है। अगर जनरेटिव एआई की बात किया जाए तो ये एक तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है विच हेल्प इन क्रिएटिंग अ न्यू ओरिजिनल कंटेंट या फिर डेटा बाय यूजिंग मशीन लर्निंग। नॉर्मली इट कैन हेल्प इन क्रिएटिंग द टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक या फिर किसी और तरीके का मीडिया। जनरेटिव एआई है, ये कैसे काम करते हैं, इन्हें प्रिपेयर किया जाता है इस प्रोटोटाइप को एक ट्रेन्ड डेटा सेट के बेसिस पे। एक लार्ज डेटा सेट होता है, जो डेटा बेस होता है उसके बेसिस पे एक मशीन जो प्रोग्राम है उसको ट्रेन किया जाता है, और उस ट्रेंड नॉलेज के बेसिस पे ये एक अनसीन कंटेंट, एक अदर कंटेंट जो ओरिजिनल है उसको जनरेट कर सकता है। नॉर्मली जो जनरेटेड एआई है ये बहुत सारे टेक्निक्स यूज की जाती हैं इन मशीन को ट्रेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन, इमेज जनरेशन एक्सेट्रा। सो जैसे चैट जीपीटी है, जीपीटी का मतलब है जनरेटेड प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। चैट जीपीटी जो है ये एक डायलॉग बेस्ड आर्टिफिशियल चैट बोट है जो ह्यूमन लैंग्वेज को इंटरप्रेट करती है और एक ह्यूमन लाइक रिटन टेक्स्ट को जनरेट करती है। नॉर्मली चैट जीपीटी अगर आपने यूज किया होगा तो जब भी आप एक कमांड देते हैं तो वो एक टेक्स्ट रिटन जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में क्रिएट कर देती है। सो ये जो ट्रेन डेटाबेस है, इस जो पर्टिकुलर चैट जीपीटी है, इसे ट्रेन किया गया है री-इन्फोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक के मॉडल पे। ये ह्यूमन लैंग्वेज को समझती है और किसी भी तरीके का टेक्स्ट है, कंप्यूटर कोड है या फिर एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी को रिजॉल्व भी कर सकती हैं। अब इनका पोटेंशियल अगर जाना जाए तो इनका सिग्निफिकेंस बहुत है, क्योंकि इट कैन एक्चुअली हेल्प इन मेकिंग द ऑटोमेटेड कंटेंट जनरेशन। सो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी हो सकता है, क्योंकि ये ऑटोमेट कर देगी कंटेंट जनरेशन। इट कैन हेल्प इन जनरेटिंग न्यू एल्गोरिदम, इट कैन हेल्प इन जनरेटिंग न्यू साइंटिफिक स्टडीज एक्सेट्रा। लेकिन इसके साथ साथ एक एथिकल कंसर्न्स भी आते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये जो मॉडल है ये काम करता है एक ट्रेन्ड डेटाबेस पे। अगर सपोज आपका ट्रेन डेटाबेस ऑलरेडी बायस्ड है या फिर उसमें कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट है, सो उसी इन्फॉर्मेशन को, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन को यूज करके फर्दर न्यू इन्फॉर्मेशन क्रिएट करेगी। सो इट कैन एक्चुअली फर्दर इवेंचुअली जनरेट अ बायस्ड डेटाबेस
एक इनकरेक्ट मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो सकती है। उसके अलावा अगर थ्रेट की बात किया जाए तो इट एक्चुअली हैज़ थ्रेटन फ्रॉम द डीप फेक टेक्नोलॉजी। हमने डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में पहले ही देखा था कुछ दिनों पहले। डीप फेक टेक्नोलॉजी में क्या होता है, नॉर्मली आप किसी भी पर्सन की इमेज को यूज़ करके कोई भी एक तरीके का दूसरा वीडियो या फिर टेक्स्ट इमेज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सो एक तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन होता है, जो कम्युनिटी है उनको जो मिस इन्फॉर्मेशन है उनको प्रोपोगंडा जो है उसको प्रमोट करने के लिए ये जो टेक्नोलॉजी है इसका मिसयूज़ किया जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेंशन है इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम के बारे में। अभी हाल में ही 13th मीटिंग ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम हेल्ड होने वाली है वॉशिंगटन में फ्रॉम 9th to 11th ऑफ जनवरी। ये जो ट्रेड फोरम है, इट इज़ अ फोरम विच रिजॉल्व द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड यूएस। जो 12th मीटिंग थी वो न्यू दिल्ली में हेल्ड हुई थी इन 2021। इंडिया और यूएस जो है वो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है इनका रिलेशन। यू ऑल नो दैट जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो चेंज हो रहा है और इंडिया और यूएस जो है वो बहुत सारे मल्टीपल जो फोरम्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे क्वाड, I2U2 जो इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस का पार्टनरशिप है, और उसके अलावा इंडो पैसिफिक जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है। अगर इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम की बात किया जाए तो 5 मेन एरिया हैं जिसमें फोकस दिया जाता है। सबसे पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है इन्वेस्टमेंट, थर्ड है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फोर्थ इज सर्विसेज एंड फिफ्थ इज टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन है BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का स्टार लेबल के बारे में। ये पर्टिकुलर टॉपिक रेलेवेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। सो आप जब भी रेफ्रिजरेटर या फिर AC परचेज करने चाहते हैं तो नॉर्मली आपने देखा होगा एक स्टार लेबल मेंशन होता है कि ये 1st स्टार AC है, 2nd स्टार, 3rd स्टार या फिर 4 या 5th स्टार। सो जो ये स्टार होते हैं ये क्या करते हैं, ये नॉर्मली आपको एक इन्फॉर्म चॉइस देते हैं कि कितना एनर्जी कंजम्पशन जो है वो सेव होगा, कितनी एनर्जी एफिशिएंट है कोई अप्लायंस। सो ये जो स्टार लेबलिंग प्रोग्राम है ये इंडियन गवर्नमेंट का ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर से 2002 में अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत बनाया गया था, उसका एक प्रोग्राम है। नॉर्मली जो स्टार लेबलिंग प्रोग्राम है ये बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और प्रोडक्ट हैं उनमें यूज़ किया जाता है और ये आपको एक इन्फॉर्म चॉइस देती है कि कितना एनर्जी एफिशिएंट कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। सो अभी हाल में ही सीलिंग फैन के लिए स्टार लेबलिंग जो प्रोग्राम है उसको मैंडेटरी किया गया है। सो फ्रॉम 1st जनवरी जो सीलिंग फैंस हो उसमें भी स्टार लेबल आएगा। जैसे उसमें मेंशन होगा अगर 1st स्टार है तो 30% तक की एनर्जी एफिशिएंट है, 5 स्टार है तो 50% एनर्जी एफिशिएंट है। सो स्टार लेबलिंग जो प्रोग्राम है ये एक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का एक इनिशिएटिव है। ये नॉर्मली बहुत सारे पॉलिसी इनिशिएटिव या पॉलिसी मेजर्स लेते हैं जिससे जो एनर्जी की इंटेंसिटी है वो इंडियन इकोनॉमी से कम हो सके। चलिए इतना ही, कल मिलेंगे इसी टाइम पे। थैंक यू सो मच। प्लीज